हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बायो पाठशाला पर। आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक अम्ल को। बायोमोलिक्यूल चैप्टर अपन देख रहे थे और उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स वाला जो टॉपिक था वो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप का जो वृहत अणु होता है जिसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, मेनली डीएनए और आरएनए, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासों में भी सुन रखा है। सो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें उससे पहले इनके जो एकलक इकाई है उनकी स्ट्रक्चर अपने को आनी चाहिए। ठीक है, एकलक का मतलब कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं या सब यूनिट है या उप इकाइयां हैं जिससे ये मिलकर बने होते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर इजीली समझ में आएगी। और इनकी स्ट्रक्चर अगर इजीली समझ में आ जाएगी तो अपना जो आनुवांशिकी का आणविक आधार है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है, और जैव तकनीकी बायोटेक्नोलॉजी के जो दो चैप्टर है वो आपको इजीली यहाँ से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर है ये एक टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर? तो सबसे पहले इसकी एकलक इकाई अपन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन से ही अपन स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का जो एकलक इकाई है यहाँ पर होती है वो होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एकलक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। हिंदी में भी इसे न्यूक्लियोटाइड ही अपन बोलते हैं, तो इंग्लिश में ही नोट करते चलिएगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का जो है। ठीक है, पेरेंट से जो प्रोजेनी है, जो पैतृक कोशिका संतति में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इसी की हेल्प से होती है। प्लस साथ साथ में जो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा प्रदान करने वाला जो पार्ट होता है जिसे एटीपी अपन बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड ही है। ये जो एकलक इकाई आपको बताई जा रही है वो ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका में या ट्रांसफर करता है। ठीक, न्यूक्लियोटाइड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस आते हैं। तो नोट करते चलिएगा, इजी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं तो जो केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा 90% रिएक्शन को छोड़ करके। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल होते हैं, छोटे छोटे जो केमिकल्स हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है पेंटोज शर्करा, जो अपन ने कार्बोहाइड्रेट में भी डिस्कस किया है। पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा ऐसी शर्करा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या होती है 5। फिर होता है नाइट्रोजनक क्षारक या चक्रीय नाइट्रोजनक क्षारक, ऐसा क्षार जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है और स्ट्रक्चर होती है चक्रीय नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनस बेस इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट समूह। तो ये जो 3 है एकलक इकाइयां हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में। अगर डीएनए है तो यहाँ पर शर्करा डीऑक्सीराइबोज होगी, आरएनए है तो राइबोज होगी। इसे भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं शुगर की ही। इसकी स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर लेते हैं उसके एक एक करके। जो शर्करा यहाँ पर बताई जा रही है पेंटोज शर्करा, मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे भाई लोगों? वो होंगे n = 5, 5 होंगे। अगर आरएनए है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, अगर आरएनए है न्यूक्लिक एसिड में या न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में, तो यहाँ जो शुगर होगी उसे अपन बोलते हैं राइबोज शुगर या राइबोज शर्करा। और अगर डीएनए है तो उसे अपन बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। इनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता रखी है कार्बोहाइड्रेट वाले पॉइंट में, और वापस से बता दूंगा अभी। डी आरएनए में होता है राइबोज शुगर और डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। मतलब आरएनए से अपन ने एक ऑक्सीजन को निकाल दिया है। सामान्य सूत्र अगर पूछा जाए, सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला,
तो सामान्य सूत्र इसका होता है किसका, आरएनए वाली शुगर का, C5H10O5। और डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन अपन ने कम किया है, तो डीएनए का जो सामान्य सूत्र होता है मतलब डीऑक्सी राइबोज शुगर का डीएनए के अंदर वो होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन अपन ने यहाँ से क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आ गई बात समझ। स्ट्रक्चर जो है आपको आरएनए के स्ट्रक्चर में पहले बता देता हूँ राइबोज शुगर की, बता रखी है वैसे पहले, अगर आपने पुराने वीडियो लेसन देखे हैं तो बता रखिए। 5 कार्बन होते हैं, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन है। ये जो डॉट डॉट में बता रहा हूँ ये है कार्बन, सारे के सारे 4 कार्बन ही हो गए, और 5वां यहाँ होता है ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोजन। उसके बाद में सेकंड पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल। थर्ड पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल। फोर्थ पर हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, फिफ्थ पर भी हाइड्रोक्सिल होगा, CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है, राइबोज शुगर की। अब डीऑक्सी राइबोज की अगर स्ट्रक्चर आपको पता करनी है तो डीऑक्सी राइबोज में अपन क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर कार्बन है ये वाला, यहां से इसमें से अपन ऑक्सीजन को हटा देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या होगा, अपने पास फॉर्मूला ये वाला मिल जाएगा। तो ये हो गया अपने पास डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसे जल्दी जल्दी मैंने इसीलिए बताया क्योंकि अपन पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो ये जो शुगर है फ्यूरेनोज, या इसे अपन पेंटागोन बोलते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर में और बाकी 4 है, और बाकी 5वां तो ऑक्सीजन जो कार्बन है वो बाहर है। क्लियर है, ठीक। सेकंड जो पॉइंट अपना आएगा, सेकंड पॉइंट जो अपना आएगा यहाँ पर वो आएगा नाइट्रोजनस बेस वाला, नाइट्रोजन क्षारक जिसे अपन बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी विषम चक्रीय कंपाउंड होते हैं। विषम चक्रीय का मतलब इसके अंदर भी कार्बन के अलावा उसकी रिंग में, विषम चक्रीय लिख देता हूँ उसके बाद में बताता हूँ, विषम चक्रीय कंपाउंड है। जैसे ये अपने पास कोई भी रिंग है कार्बन की, ठीक है, तो इसके अंदर केवल कार्बन ही कार्बन है, ये वाले सारे कार्बन है। लेकिन अगर इस रिंग में इस कार्बन की जगह में कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ तत्व लिख दूं यहाँ पर, जैसा कि ऑक्सीजन मैंने लिख दिया है, नाइट्रोजन मैंने लिख दिया, तो ये हो गया विषम चक्रीय। तो ये विषम चक्रीय कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजनस बेस है, और 2 प्रकार के ये होते हैं मेनली। एक होता है प्यूरिन फर्स्ट, और दूसरा होता है pyrimidine। प्यूरिन और pyrimidine, ठीक है। pyrimidine के अंदर जो मेंबर होते हैं, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं रिंग के अंदर, ठीक है। मतलब 6 मेंबर इसके अंदर होंगे, कार्बन और जो दूसरे तत्व हैं उनको मिला करके। जबकि प्यूरिन की अगर अपन बात करते हैं, प्यूरिन में 9 मेंबर रिंग होती है। एक ही हो गया, और दूसरा इस टाइप से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 2 रिंग होगी प्यूरिन के अंदर और pyrimidine में होगी 1 रिंग। ये आपको सबसे फर्स्ट बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है। प्यूरिन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सबसे फर्स्ट एडेनिन, इंग्लिश में ही ध्यान में रखना क्योंकि इसे शॉर्ट फॉर्म से लिखा जाता है जेनेटिक्स के अंदर ए से। और दूसरा होता है ग्वानिन, जिसे जी से अपन लिखते हैं, ठीक है। 9 मेंबर रिंग है। और पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। थाइमिन, जिसे अपन टी से लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है इनकी। साइटोसिन, जिसे सी से अपन लिखते हैं। और यूरेसिल, जिसे अपन किससे लिखते हैं, यू से। आ गई बात समझ। तो ये अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, क्या, नाइट्रोजन क्षारक। अगर डीएनए है तो उसके अंदर ए होगा, टी होगा, सी होगा और जी होगा, डीएनए के अंदर, ठीक है।
लेकिन अगर आरएनए की अपन बात करेंगे तो आरएनए में आ जाता है यू, टी की जगह आ जाता है क्या, यू। बस इतना सा डिफरेंस है शुगर के अंदर, सॉरी नाइट्रोजनस बेस के अंदर। शुगर के अंदर क्या था, केवल एक ऑक्सीजन का फर्क था डीएनए और आरएनए के अंदर, और नाइट्रोजनस बेस में भी केवल एक बेस का फर्क है, थाइमिन और यूरेसिल का। अब स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं थोड़ी सी। स्ट्रक्चर वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जनरल आइडिया आप लोग रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो के एनसीईआरटी में कुछ स्ट्रक्चर अपने को बना के बता रखी है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन चलते हैं ग्वानिन की जो स्ट्रक्चर है, या एडेनिन की देख लेते हैं, जो प्यूरिन है अपना। तो मैंने बताया था कि आपके पास क्या होती है, इसमें दो रिंग होती है। तो सबसे फर्स्ट ये कार्बन यहाँ पर होता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C, डबल बॉन्ड C, और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में एक रिंग तो ये हो गई, दूसरी रिंग की अपन बात करते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH NH, और ये कार्बन। जैसा ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बताई थी सेम वैसे स्ट्रक्चर ये हुई, बस बॉन्ड थोड़े से आपको अल्टरनेट ध्यान में रखना, सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या इधर भी चलेंगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। बाकी यहाँ जो है NH2, इतना सा अपने को पढ़ना, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, एडेनिन की। विषम चक्र है क्योंकि कार्बन के अलावा नाइट्रोजन इसके अंदर आ गया है। पहले जो अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सी होती है स्ट्रक्चर, एडेनिन की स्ट्रक्चर ये है। दूसरी ग्वानिन की स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग सेम होती है, पूरी तो नहीं बोलूंगा मैं। C बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड N, C, C, और ये C, एक रिंग हो गई। उसके बाद में नाइट्रोजन CH N, ये दूसरी रिंग हो गई। लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की, तो यहाँ आएगा ऑक्सीजन, और यहाँ आएगा अपने पास NH2। क्लियर। बाकी स्ट्रक्चर तो क्या सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो राइट साइड यहाँ देखो, इस याद रखने का ट्रिक यही है, इतनी सी जो स्ट्रक्चर है ना ये वाली, ये इसमें यहाँ से यहाँ नीचे तक की, और इसमें भी यहाँ से यहाँ, ये पूरी सेम या एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर। इसके अंदर भी कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, बस इस वाले कार्बन पर जो फर्स्ट कार्बन बताया जा रहा है NH2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और तीसरे पे आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। बस ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा जोड़ना, और 1 2 3 कार्बन पर अपने को लेके आना NH2 को। ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी हो जाएगी, ग्वानाइन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये अपने पास फ्यूरिन की स्ट्रक्चर इस हिसाब से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। इसके अंदर सिंगल रिंग होती है, इसमें डबल हो गई, इसमें सिंगल स्ट्रक्चर है। सबसे फर्स्ट साइटोसिन C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, और ये बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। अभी कार्बन की वैलेंसी जो है पूरी नहीं है इस वाले की, तो यहाँ पर अपने पास आएगा NH2। क्लियर है। NH2। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखो अगर आप, तो इसमें भी कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखने की ट्रिक जहां से अपन ने छोड़ी है, कहाँ छोड़ी थी अपन ने, ग्वानिन में। तो ग्वानिन में देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, ग्वानिन के अंदर यहाँ जो था ये C डबल बॉन्ड O था। वापस से रिपीट कर देता हूँ, एडेनिन में क्या था, NH2 जो फर्स्ट कार्बन पे था वो तीसरे पे लेके आना, और फर्स्ट पर अपन को डबल बॉन्ड O जोड़ना है। ठीक है, वो ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब ग्वानिन से अपन चल रहे हैं साइटोसिन की स्ट्रक्चर में, तो ये वापस से आपको उल्टी प्रोसेस करनी है इसके अंदर। ये वाले क्योंकि सिंगल रिंग ये पहले डिस्कस कर चुके अपन, तो ये वाले इधर वाले तो रिंग आएगी नहीं इसके अंदर, है ना, इस वाले में। बाकी ये वाली बची है, तो इसमें क्या करना, ऑक्सीजन और जो NH2 है उसे एक दूसरे की जगह चेंज करना है। ऑक्सीजन और जो NH2 उसे एक दूसरे की जगह चेंज करना है, और चेंज करेंगे तो उसके बाद में आप वैलेंसी जो है पूरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में।
ठीक है या नहीं है? ठीक होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है? साइटोसिन की स्ट्रक्चर इस टाइप से। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं थाइमिन के स्ट्रक्चर में। तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी 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 डबल बॉन्ड एन एच, सी एच, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में जो ये वाला कार्बन अपने पास है इस पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी थोड़ी सी गलती है, ये जो है यहाँ पर एक ही बॉन्ड आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही थी और नाइट्रोजन की भी 4 हो रही थी। तो सेम ऐसा ही इसके अंदर अपने पास होगा, इसमें भी क्या होगा, ये वाला जो बताया जा रहा है यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है? थाइमीन की। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर अपन ने याद रखी थी उसी से अपन चलेंगे कि फर्स्ट नंबर कार्बन पर जो NH2 ग्रुप था उसे अपन ने इसके अंदर हटा दिया है इसमें, ठीक है, और उसके जस्ट पास वाले पर अपन ने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। एक से दूसरे स्ट्रक्चर को याद रखोगे तभी याद होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है इतना याद रखना। ये थाइमिन की स्ट्रक्चर है सिंपल सी। और अगर इसी स्ट्रक्चर में इस मिथाइल को मैं हटा दूं यहां से, ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को वापस ऐसा ही लिख देता। अच्छा, वैलेंसी तो पूरी कर ही सकते हो आप लोग, इसके अंदर ये NH होगा, सॉरी, ठीक है, तो C NH, फिर C डबल बॉन्ड O NH CH डबल बॉन्ड C, और ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब इसी स्ट्रक्चर से अपन इसको याद रखेंगे। अब इसके अंदर क्या था कि जो यहाँ मिथाइल ग्रुप बताया जा रहा है वो अपन ने हटा दिया यहाँ से, इस वाले कार्बन से हटा दिया, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी यूरेसिल, ठीक है। इस थाइमिन के स्ट्रक्चर को अपन ये भी बोल सकते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि पांचवें कार्बन पर क्या हो रहा है, इस यूरेसिल के स्ट्रक्चर में अगर यहाँ CH3 कर मैं जोड़ देता हूँ तो ये स्ट्रक्चर मुझे ऊपर वाली मिल जाएगी, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमिन को। तो एक से दूसरे स्ट्रक्चर को आप याद रखोगे तो इजी हो जाएगा अपना काम। ये है नाइट्रोजनस बेसेस। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, तो डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना इन स्ट्रक्चर में। तो अपन डिस्कस करते हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन में डिफरेंस। ऊपर वैसे अपन ने डिस्कस किया है, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। प्यूरिन और जो पेरिमिडिन है, पेरिमिडिन में डिफरेंस कौन कौन से हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट तो ये होता है कि जो प्यूरिन होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरेटिवली पायरिमिडिन के, क्योंकि प्यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है जबकि पायरिमिडिन में एक होती है, तो पायरिमिडिन हो जाएंगे स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल हो जाएंगे और ये लार्ज हो जाएंगे। दूसरा, उसके अंदर 9 सदस्यों वाली जो रिंग है वो होती है, 2 रिंग होती है, और इसके अंदर 6 वाली होती है। तीसरा, जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है इसके अंदर प्यूरिन के अंदर, वो होता है नाइट्रोजन ग्रुप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो होता है वो 1, 3 और 9 पोजीशन पे होते हैं, और इसके अंदर जो होता है केवल 1 और 3 पे ही होते हैं नाइट्रोजन जो एटम है वो। अब कैसे, जो स्ट्रक्चर अभी ऊपर अपन ने डिस्कस की थी उसी में आपको मैं बता देता हूँ एक बार। ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो थोड़ा सा इसमें ये कार्बन अपने पास हो जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नंबरिंग मैं आपको करके यहाँ पर बता देता हूँ किस किस टाइप से होगा ये। तो ये वाला जो है यहाँ पर आपके पास, ये फर्स्ट नाइट्रोजन, उसके बाद में सेकंड यहाँ जो कार्बन था अपने पास, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स, ठीक है, और उसके बाद में सेवंथ को अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। तो एक बार अपन देखें इसके अंदर, तो नंबर फर्स्ट, थर्ड, और जो 9 नंबर कार्बन है उसके ऊपर नाइट्रोजन है कि नहीं? और वैसे देखा जाए तो 7 नंबर पर भी क्या है, नाइट्रोजन है। तो 1379, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, 1379 पे क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं इसके अंदर। जबकि पायरिमिडिन की अपन बात करें तो 1 और 3 पे होते हैं। जैसे इसके अंदर जो नंबरिंग अपन यहाँ से करें, वैसे तो स्टार्ट अपन कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है, नंबरिंग तो है, तो जीओसी का खेल है, ये तो केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है।
अगर अपन 1 3 यहां से करें तो सबसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। वो तो जो अपना ग्रुप है उसके हिसाब से अपन करते हैं, तो आपको आइडिया मुझसे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट और 3 नंबर कार्बन पर, उस पर क्या, सॉरी उस पर, इस रिंग में फर्स्ट और 3 पे क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, नाइट्रोजनस बेसेस की। और नेक्स्ट अब अपने पास बचा है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा, फॉस्फेट, तीसरा प्रकार का जो है फॉस्फेट। फॉस्फेट के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला होता है H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये होता है H3PO4, तो इसके साथ में P, डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, ये फॉस्फोरिक एसिड है। और यहाँ से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, जो कि आगे चलकर बॉन्ड बनाने में काम में आता है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। ये अपने पास सिंपल से, या फॉस्फेट जो आरएनए और डीएनए दोनों में क्या होता है, सेम ही यहाँ पर होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास सिंपल सा क्या है, जो मोनोमर यूनिट थी वो अपन ने डिस्कस की है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए और आरएनए किस टाइप से बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किस टाइप से बनते हैं। उससे पहले इसे आप रिवाइज कीजिएगा, स्ट्रक्चर को लर्न कीजिएगा, तभी वो समझ में आएगा। केवल देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।